तो दोस्तों स्वागत है क्लास 12th फिजिक्स जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके 5 जो तरीके हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट वाली वीडियोज़ में। चलो अब बात करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अच्छा, इसकी जो पहले की दोनों वीडियोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको एक बार ज़रूर देख लें, जो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहली प्रॉपर्टी है द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। यानी आप कभी भी ऐसे नहीं देखोगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट मार्क्स में पूछा भी जाता है एग्जाम में कि वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, या फिर यही क्वेश्चन आपका मैग्नेट में भी बन जाता है। जब आप मैग्नेटिक करंट वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बन जाता है, वहाँ मैग्नेट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। देखो, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती है उनकी एक डायरेक्शन होती है जो कि पॉजिटिव से आप नेगेटिव की तरफ लेते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना शुरू कर दें तो उसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों की दो डायरेक्शन हो जाएगी। आप देखोगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये तो जो है पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन हमेशा एक ही होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, नहीं करती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पहला प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा है द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो जो सरफेस होती है उसके क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, जहां पर आपने चार्ज को क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। आप इसको कैसे समझ सकते हैं, सपोज आपके पास ये एक बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से जो चार्ज है वो फैला हुआ है। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। आप इस तरीके से, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके से क्या करेंगी, मूव करेंगी। अगर ये सरफेस इस तरह से है तो ये पूरा सरफेस पर आपका जो चार्ज है वो फैला हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से इस तरीके से निकलेगी। ये आपको याद रखना है कि द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज, यानी वहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेगी। नेक्स्ट अगला है The start point of the field lines is positive charge and end at the negative charge। यही बात मैंने अभी आपको बताई कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये किसी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी और इनका जो एंड पॉइंट होगा वो किसी नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। जैसा कि आपने मैग्नेट में पढ़ा है कि वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करती है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होगा और यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ होगा। नेक्स्ट अगला है द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि अमाउंट ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये बात आप याद रखोगे कि जितना ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, चार्ज होगा, या फिर जितना ज़्यादा आपके पास चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, यानी ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लास्ट प्रॉपर्टी है इनसाइड द कंडक्टर नो लाइंस ऑफ फोर्स कैन एग्जिस्ट। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर, सपोज आपके पास ये कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखना चाहते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो कुल मिलाकर 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस की। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप सबसे पहले डिफाइन करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था उसका डायग्राम जरूर बनाएंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, और साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। आप प्रॉपर्टीज के नोट्स जो है वो इन्हीं वीडियोज़ को देखकर बना सकते हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी की सारी जो कंटेंट है वो आपको मिलता रहेगा। आप इससे अपने आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनका भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेक्शन में। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिजिक्स विद शिव के यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर आप क्लास 12th का फिजिक्स अभी पढ़ रहे हैं और इस वीडियोस में आपको क्या मिलता है या इन लेक्चर्स में आपको क्या मिलता है, इनमें आपको प्रॉपर नोट्स के थ्रू आपको स्टडी कराई जाती है। यानी आप केवल इन वीडियोस को देखकर अपने बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सारा का सारा जो कंटेंट है
बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको देने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स के लिए सेपरेट वीडियोस आप सभी को मिलेंगे। तो आपका 12th जो है, अगर आप 2023 में आप तैयारी कर रहे हैं और अब 2024 में आपको CBSE का बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो आप इस चैनल पर रुकें और कंटेंट को आप अच्छी तरीके से देखें, और उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लें कि आपको इस चैनल से स्टडी करनी चाहिए या नहीं। आई प्रॉमिस यू कि आपको कहीं भी किसी भी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत बेहतरीन आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर इन सारी की सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है डाइपोल, यानी इसके कितने 2 पोल होंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ एन अरेंजमेंट, ये एक तरह का अरेंजमेंट है इन विच 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। आपके पास क्या होंगे? 2 चार्जेस होंगे और दोनों के दोनों चार्जेस क्या होंगे? इक्वल होंगे, बस एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं वो क्या होंगे? अपोजिट चार्ज होंगे, ठीक है, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, तो उससे क्या बन जाएगा? एक डाइपोल बन जाएगा। चलो बनाते हैं एक डाइपोल। सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है -Q। आपको 2 चार्ज लेने हैं, दोनों ही बराबर लेने हैं, ठीक है, बस उनका जो साइन होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, और इन दोनों को आपने क्या कर दिया? इस तरीके से दोनों को जोड़ दिया, और इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो डिस्टेंस होगी 2L, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ, ये सपोज इसका सेंटर में O ले लेता हूँ, तो इस O सेंटर से ये वाली डिस्टेंस भी L होगी और ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी? L होगी, यानी सेंटर से दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाएगा वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। हमें क्या करना है? अगर डाइपोल मोमेंट निकालना है तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे डाइपोल मोमेंट को हम P से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा P हमारे पास हो जाएगा आइदर ऑफ द चार्ज, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले सकते हैं। लेट सपोज मैंने Q चार्ज लिया। अच्छा, चार्ज के आगे हम प्लस या माइनस नहीं लगाते हैं, ठीक है, वो इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि चार्ज जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में, इसके बीच में मोड लगा हुआ होता है। आप चार्ज को हमेशा इससे कंसिडर करते हैं। माइनस या प्लस चार्ज तो केवल और केवल आपको ये बताता है कि उनके बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्शन या रिपल्शन कौन सा होगा, यानी डायरेक्शंस के बारे में भी हमें जानकारी देता है प्लस माइनस। केवल आप याद रखेंगे कि एक चार्ज आपने लेना है जो कि आपने पॉजिटिव ही रखना है। इसको अपना क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट दिखाना है आइदर ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, कई जगह फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, आगे भी यूज होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, आप कोई सा भी एक चार्ज ले सकते हैं, एंड द डाइपोल लेंथ, और डाइपोल लेंथ आपकी कितनी होती है? 2L होती है। बात करते हैं यूनिट के बारे में। अच्छा, इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी कूलाम मीटर। देखो यहाँ से Q की हो जाएगी कूलाम और लेंथ की हो जाएगी आपके पास मीटर। तो कूलाम मीटर इसकी लेंथ यूनिट हो जाएगी आपके पास। और ये कैसी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी आपने 11th क्लास में डिस्कस किया है कि हमें इसकी डायरेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी। तो दोनों चीज़ों की जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगले सेक्शन में मिलता है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट सेंटर, ठीक है। आपको एक डाइपोल गिवन होगा, आपको उस डाइपोल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें डाइपोल जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, या डाइपोल मोमेंट क्या होता है आप मेरी पिछली वाली वीडियोस देख सकते हैं, और बिल्कुल प्रॉपर्ली आप नोट्स बनाइए तो आपको हर एक चीज़ समझ आएगी। न्यूमेरिकल्स की हम सेपरेट वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए। तो बात कर लेते हैं सेंटर पर कितनी होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डाइपोल बना लिया। जो डाइपोल है ये -Q और +Q चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, और डाइपोल के बीच की लेंथ कितनी है? 2L है। आपको इस पॉइंट P पर, जो कि इन दोनों का सेंटर है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द डाइपोल ऑफ द सेंटर, ठीक है, टू डाइपोल एट सेंटर, सेंटर पर निकालनी। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, हम बहुत सारे केसेस डिस्कस करने हैं। हम सेंटर पर निकालेंगे, फिर हम इसकी एक्सियल लाइन पर निकालेंगे। एक्सियल लाइन ये वाली लाइन हो जाएगी जो इसको क्या कर रही है? मिला रही है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा या फिर यहाँ पर कोई पॉइंट आप कंसिडर करके निकालोगे। फिर आप निकालोगे इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर आप बिल्कुल सेंटर पर कोई पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, 90 डिग्री पर। फिर उसके बाद आप एनी पॉइंट पर निकालेंगे। सपोज मैं पॉइंट यहाँ ले सकता हूँ या फिर यहाँ ले सकता हूँ, कहीं पर आपको हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी आनी चाहिए। सो वी स्टार्ट विद सेंटर। अब क्या होगा, यहाँ पर जहाँ पर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ पर मुझे एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। तो मैंने अपनी तरफ से एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर Q0 रख लिया,
ठीक है, अब मैं इन दोनों के बारे में बात करता हूँ। देखो ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, वो लगेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स की वो इधर हो जाएगी। सेम एज इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों के बीच में, इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू, जो आपका प्लस क्यू नॉट जो आपने टेस्ट चार्ज रखा हुआ, इनके बीच क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। ठीक है, लेट सपोज वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है E1। आप डायरेक्शन याद रखेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, सेम एज इट इज़। यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो वो नेगेटिव की तरफ लगेगा। सेम एज इट इज़ आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन जो लोगे वो कहाँ होगी, ये देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी इस साइड में। इस डायरेक्शन को सपोज मैंने यहाँ पर शो कर दिया, ये हो जाएगी आपके पास कितना, E2। किसके अलॉन्ग लग रही है, अच्छा इसको मैं नाम दे देता हूँ AB। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, पहले इसके कारण निकालते हैं, माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। ठीक है, इस पॉइंट P पर इस माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, हमारी E1 होगी। जो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ होगी, वो इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरफ होगी। तो ये होती है हमारी E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपने पढ़ा हुआ अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा अभी मैं यहाँ पर R ना लेकर कितना लेंगे, L स्क्वायर लेंगे, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास L, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपके पास 2L है, तो आप इस R की जगह कितना लिख देंगे, L स्क्वायर। अच्छा अलोंग, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी P से A की तरफ, तो अलोंग PA। ये बात आपको क्लियर हो गई, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा फिर से कई बच्चे गलत कर देते हैं, यहाँ पर ये नेगेटिव लगा लेते हैं, नहीं लगेगा। ठीक है, वो मोड में होता है आपका जो चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P। अब इस पॉइंट P पर इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, वो हो गई आपके पास E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस भी आपके पास कितनी होगी, L ही होगी। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बार बार आप इसकी डायरेक्शन बताएंगे तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को कि आपने चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ के लिखा है। तो डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी B से P की तरफ, B से P की तरफ। भले हम यहाँ पर भी शो कर सकते हैं बट कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी शो कर दो। ठीक है, आप सपोज यहीं शो कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, BP। क्लियर हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों की दोनों डायरेक्शन जो वो एक ही डायरेक्शन में है। आप PA देखोगे वो भी इसी डायरेक्शन में है, और आप PB देखोगे, BP देखोगे वो भी सेम डायरेक्शन में है। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कराऊंगा सेंटर पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, या फिर हम बात कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पॉइंट P, कितनी हो जाएगी, आप दोनों को ऐड कर दोगे, क्योंकि जब एक ही डायरेक्शन में तो दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अच्छा दोनों की वैल्यूज रख देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू, देखो सेम वैल्यूज़ हैं आपके पास, ये भी उतना ही है और ये भी इतना है, तो मैं क्या लिख लेता हूँ डायरेक्टली इसका 2 मल्टीपल 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ दिखा दी 2Q अपॉन L स्क्वायर। ये हो जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ डाइपोल। डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल लाइन। ठीक है, किसी पॉइंट पर जो कि कहाँ पर है, एक्सियल लाइन पर है। अब एक्सियल लाइन क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक डाइपोल बना लेते हैं। ये आपका डाइपोल है जो -Q और +Q दो चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। इसको आपने नाम दे दिया, ये पॉइंट A हो जाएगा और ये पॉइंट B हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस होता है 2L।
तो ये डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, L। तो मैं अब क्या करता हूँ, दोनों को अलग अलग करके लिख देता हूँ। ये डिस्टेंस भी आपके पास L है एंड ये डिस्टेंस भी आपके पास कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या होना है, एक्सियल लाइन पर हमें कोई पॉइंट लेना है। तो यही होती है एक्सियल लाइन, जो आपकी लाइन जा रही है या तो आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ, आप इसको बढ़ा दो। तो यहीं पर आपने कोई पॉइंट P कंसिडर कर दिया जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जिसकी इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, R ले लिया आपने। ठीक है, क्या किया, सेंटर से उस पॉइंट P का डिस्टेंस हमने R ले लिया, यहाँ पर हमें निकालना है। तो निकालते कैसे हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या रखते हैं, एक पॉइंट चार्ज Q0 रखते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि इससे ये कितना डिस्टेंस पर है, क्योंकि हमें यहाँ पर निकालने है तो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। देखो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस चार्ज माइनस चार्ज और जो पॉइंट P है या Q0 जो आपने रखा हुआ है उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक R हो जाएगा और ये डिस्टेंस आपके पास L है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस L। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्लस Q चार्ज से ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये आपके पास R है, उसमें से ये L माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा R माइनस। बात क्लियर हो गई, डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा से एक बार देख सकते हैं, रिवाइज करके या फिर बात बैक करके देख सकते हैं। माइनस Q और प्लस Q से आपका चार्ज जो डाइपोल है वो मिलकर बना हुआ था, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, चार्ज 2L था। आपने क्या किया, एक्सियल कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। उसके लिए हमने क्या किया, इसी के एक्सियल पॉइंट पर कोई हमने एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट P कंसिडर कर लिया। आप उस साइड में भी ले सकते हो, आप इसके इधर भी ये पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। और वहाँ पर क्या किया, एक जो चार्ज है टेस्ट चार्ज वो आपने रख लिया, सेंटर से उसकी डिस्टेंस R है, तो हम दोनों जो चार्जेस हमारे रखे हुए थे माइनस Q और प्लस Q, दोनों से इसका क्या करते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास R प्लस L और डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस L। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पॉइंट P पर कैसा होगा। देखो ये माइनस Q चार्ज है और ये प्लस Q चार्ज है। इस माइनस Q चार्ज के कारण इस प्लस Q चार्ज के ऊपर जो ये आपका प्लस का टेस्ट चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, क्योंकि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये। देखो अब आप इसको भूल जाइए, आप केवल इन दोनों को देखिए, ये माइनस Q चार्ज है और ये आपका Q0 चार्ज है। तो क्या होगा, यहाँ देखो माइनस Q आपके पास चार्ज है और आपका Q0 चार्ज है। तो डायरेक्शन आप हमेशा याद रखोगे कि वो क्या होगी, किसी पॉजिटिव चार्ज से, Q0 को भी भूल जाओ, कोई पॉजिटिव चार्ज ही होगा तो उससे नेगेटिव की तरफ होगी। तो ये कहाँ हो जाएगी, वो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो इसको मैंने नाम दे दिया सपोज E1। अच्छा, इस पॉइंट P पर कंसिडर कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस प्लस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर। देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो डायरेक्शन कहाँ होगी, पॉजिटिव वाले चार्ज से दूसरे वाले चार्ज की तरफ, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज होता है, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी उस साइड में। अगर ये ज़्यादा होता तो इस साइड में होती, तो ज़्यादा वाला चार्ज आपको देखना है। तो ये आपका ज़्यादा बड़ा चार्ज होगा और वो आपका टेस्ट चार्ज है, तो उस डायरेक्शन में आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शंस आपने निकाल लिए। अब आप खुद बता सकते हैं कि आपके पास रिजल्टेंट डायरेक्शन कितना होगा। देखो रिजल्टेंट डायरेक्शन आपके पास कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 आपके पास रिजल्टेंट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि दोनों में से जो हमारे पास जो E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी या E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। कैसे, देखो E2 जो आपके पास चार्ज आया है वो किसकी वजह से आया, इस प्लस चार्ज की वजह से, और ये माइनस की वजह से E1 आया था। तो कॉमन सी बात है, प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो ज़्यादा आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1। चलो अब हम अलग अलग करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, E1 की वैल्यू भी और E2 की वैल्यू भी। तब तक आज इस डायग्राम को एक बार बना लीजिए। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम अलोंग PA। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज। इस माइनस Q चार्ज की वजह से माइनस Q चार्ज एट
पॉइंट P, ठीक है। पॉइंट P पर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आ जाएगा आपके पास चार्ज, माइनस प्लस नहीं लेना है, आप पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r प्लस एल, ठीक है। इस चार्ज के बीच में और उस P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको लेना है, ये हो जाएगा आपके पास r प्लस एल और इसका होता है स्क्वायर। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। ये हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2, ठीक है। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन भी लिख लेते हैं अलोंग। देखो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी कहाँ से, क्योंकि वो आपको पता है इस साइड में आ रही तो P से लेकर A की तरफ हो जाएगी अलोंग PA, और ये डायरेक्शन आपके पास हो जाएगी अलोंग, क्योंकि ये B से लेकर P की तरफ जा रही है, यहाँ से लग रहा है उस साइड में, तो कितना हो जाएगा अलोंग BP। दोनों की डायरेक्शन भी आपके पास आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P तो कितनी हो जाएगी, मैंने आपको बताया E इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1, दोनों की वैल्यूज रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर हो जाएगा आपके पास Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आप देखोगे कुछ इसमें से कॉमन आ जाएगा, Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने कॉमन ले लिया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले सेक्शन में हम लोग मिलते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, एक बार ले लीजिए, ठीक है। हम इसका आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको क्लियर विजिबल हो रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसके मल्टीप्लाई यहाँ, इसके मल्टीप्लाई यहाँ और इनकी मल्टीप्लाई आपस में, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा R माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों साथ में आ जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो ये कितना हो जाएगा, नीचे तो आ जाएगा, नीचे आप एक काम कर सकते हैं, देखो ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर है, तो उनका एक ही ब्रैकेट बना दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं R माइनस एल और R प्लस एल, और इकट्ठा दोनों का एक ही स्क्वायर बना दिया, कर सकते हैं इतना, ठीक है। उसके बाद इसको खोलते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट लगा देंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह r और ये हो जाएगा l, ठीक। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, नीचे इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है ना, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, हाँ बताइए, ठीक, वेरी गुड, आर स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, हम यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमने वही किया, a प्लस बी और a माइनस बी चल रहा था, हमने उसको लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर पूरे का स्क्वायर लगा दिया। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 2RL। अब देखोगे कुछ चीज़ें कट जाएंगी,
इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, इस एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास आर कितना जाएगा, ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL और 2RL हो जाएगा 4RL अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं। तो कितना हो गया था हमारा, यहाँ तक आ चुका था। इसके बाद हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो 4R है क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 मैंने अलग कर लिया और इसके साथ कर लिया, इस क्यू को भी मैं अंदर लेकर गया तो ये हो जाएगा आपके पास, देखोगे दोबारा से लिखता हूँ, देखो ध्यान से रखना है यहाँ पर। देखो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आपके पास जो 4 है क्या उसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 इंटू 2, इस क्यू को लिख दिया हमने 2 इंटू 12 इंटू क्यू, देखो वही आ जाएगा 4RL है, अभी R बचा हुआ है, इस R को भी हम लिख देते हैं अलग, सब मल्टीप्लाई में है। और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास वही हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने लास्ट सेक्शन में डाइपोल मोमेंट डिस्कस किया था। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 12, दोनों चार्जेस के बीच का, और Q एक चार्ज, तो उसको हम बोलते हैं P। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, जो P होता है वो होता है Q इंटू 12, तो मैं रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आपके पास 2 आ गया, ये आपके पास P आ गया, और यहाँ पर आपके पास R आ गया अपॉन में। अच्छा, अब एक चीज़ और सोचने वाली, चलो नेक्स्ट लाइन में डिस्कस करेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, अगर हमारे जो डाइपोल यूज़ किया था वो काफ़ी छोटा, तो आप देखोगे जो हमारे पास L था, L क्या था, दोनों सेंटर से चार्ज के बीच का डिस्टेंस वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो हमने लिया था सेंटर से और R के बीच का डिस्टेंस। मैं समझाता हूँ एक बार, यहीं पर लेते हैं। देखो ये आपके पास -Q और +Q दो चार्जेस थे, और यहाँ पर आपने पॉइंट P कंसिडर किया था, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था 12 था, और सेंटर से ये डिस्टेंस कितना था L था। ठीक है, क्लियर है। और बल्कि ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, यहाँ से यहाँ तक R था। तो आप देख रहे हो कि ये जो L है ये बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू R। तो हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर से इस L को यहाँ से हम नेगलेक्ट कर सकते हैं वेरी स्मॉल डाइपोल के लिए। तो आप लिखोगे इफ़ डाइपोल इज़ वेरी स्मॉल, जो L स्क्वायर है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू R स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर से इस L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास E कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P इंटू R अपॉन खाली R स्क्वायर बचेगा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर, इसके स्क्वायर हो रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली पावर 4, और इसकी एक पावर से इसकी एक पावर कटेगा तो पावर बच जाएगा हमारे पास 3। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल लाइन। किसी भी पॉइंट पर, अगर एक्सियल में आपके पास कोई पॉइंट हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग, देखो इसकी डायरेक्शन यहीं से हम कंसिडर करेंगे, यहाँ से हमने पॉइंट A लिया था और यहाँ पर हमने पॉइंट P कंसिडर किया था, तो A से लेकर कहाँ हो जाएगी P की तरफ, अलोंग AP। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। एक अच्छा डेरिवेशन था, आप नोट कर लो, और कहीं भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इससे पहले हमने सेंटर पर निकाल चुके हैं डाइपोल के, एक्सियल कंडीशन में निकाल चुके हैं एक्सियल लाइन पर, और हम बात करेंगे अब इक्वेटोरियल लाइन पर। अब इक्वेटोरियल कैसे होगा, क्योंकि सबसे पहले हम अपना वो डाइपोल बना लेते हैं। ये -Q चार्ज और ये +Q चार्ज से मिलकर आपका डाइपोल बना हुआ है। ये आपके पास 2 पॉइंट हो जाएंगे A और B। ठीक है, A और B आपके पास 2 पॉइंट हो जाएंगे जहाँ पर आपका चार्ज -Q और चार्ज +Q रखा गया है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास कितना 12। वो आप दिखा सकते हैं, ये एक सेंटर हो जाएगा, और इस सेंटर से
स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट आपके पास हो जाएगा P, जहाँ हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जहाँ हम फाइंड करते हैं वहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास हो जाएगा वो टेस्ट चार्ज Q नॉट। अब हमने लास्ट भी क्या किया था, उस टेस्ट चार्ज से हमने दोनों चार्जेस को मिला दिया था। तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, और ये हो जाएगा आपके पास इतना। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारा -Q और आपका जो Q नॉट है उसके बीच का डिस्टेंस है, सेम हमें इस डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी। ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर ही होंगे, तो हम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगी आपके पास यहाँ से यहाँ तक L, और ये भी हो जाएगी आपके पास L। ये एंगल हो जाएगा आपके पास थीटा, और ये एंगल भी हो जाएगा लेट्स सपोज थीटा। तो सबसे पहले हम इसी डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी होगी, फिर हम आगे के बारे में बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, हमारे पास एक ट्रायंगल है PA, इसको नाम दे देते हैं O, PAO, इन ट्रायंगल PAO अकॉर्डिंग टू PGT। हमने इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो कितना हो जाएगा आपके पास, PA का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास AO का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास AO का स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास R का स्क्वायर। ठीक, और ये आपके पास हो गया PA। तो PA कितना हो जाएगा, √ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि √ को आप कितना लिख सकते हैं, पावर 1/2। तो ये जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस -Q की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर कितना होगा। देखो ये माइनस है और ये आपका प्लस है, तो मैंने पहले भी आपको बताया है, लास्ट भी डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इसको लेट सपोज हमने कितना ले लिया, E1 ले लिया। अच्छा, उसके बाद अब इसकी वजह से क्या होगी, तो इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो बाहर की तरफ होगी, क्योंकि एक फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, लेट्स सपोज ये आपके पास हो गया E2। तो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी, हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ देखने को मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पोर्शन को, जो ये पोर्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा पॉइंट P पर, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास अपना पॉइंट P, और आप देख रहे हैं इधर की तरफ हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E2 दिखाई दे रही है। यहाँ की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास E1 है, और एक इंटेंसिटी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, और ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, जितना एंगल ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस जितना एंगल यहाँ बन रहा है थीटा, उतना ही एंगल आपके पास यहाँ भी बनेगा। तो ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लास 11th में भी आपने सीखा था कि सपोज आपके पास यहाँ पर आपके पास एंगल थीटा बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप रिजॉल्व कर लोगे दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट हो जाएगा ये वर्टिकली कंपोनेंट, और एक हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट। तो जो वर्टिकली कंपोनेंट होता है वो होता है आपका साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट होता है वो होता है आपका कॉस थीटा। तो हम बात करेंगे इस E1 की वजह से भी यहाँ पर क्या होगा, इसको हम तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकली कंपोनेंट। ठीक है, इसको हम कहेंगे E1 को साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा E1 कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, यहाँ पर मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे जो हमारे पास, क्योंकि ये एंगल भी कितना है, थीटा बन रहा है हमारे पास एंगल। तो यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे तो ये ऐसे और इस तरीके से रिजॉल्व होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसकी वजह से E2 साइन थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, E2 कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि जो हमारा E2 साइन थीटा है और E1 साइन थीटा है वो इक्वल होंगे आपस में और एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो उसके कारण जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें से ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट है एक दूसरे के, और क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। बट हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसमें हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो आ जाएगी E इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। और ये आपको एग्जाम में भी अलग से ही बनाना है ताकि आप इसको ईजिली दिखा सके और एग्जामिनर इस बात को अच्छी तरीके से क्या कर सके, समझ सके। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम आगे की तरफ सॉल्व करते हैं।
हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग निकालते हैं क्योंकि हमें इस E1 की भी वैल्यू चाहिए और इस E2 की भी वैल्यू चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इस माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू चार्ज ऑन पॉइंट P, इस माइनस क्यू की वजह से इस क्यू नॉट पर यानी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी हो जाएगी, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया था अभी आपने निकाला था, वो हो जाएगा हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, इतना आया था, या फिर आप इसको अंडर रूट में दिखा सकते हैं। और हमारे रूल के हिसाब से हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। ये तो R की वैल्यू हो गई और ये पूरा हो जाएगा उसका स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन लिख लेते हैं अलोंग, इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन P से लेकर A की तरफ होगी, तो अलोंग PA। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, अब किसकी वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस क्यू नॉट पर या फिर P पर, प्लस क्यू चार्ज ऑन पॉइंट P। देखते हैं इस पॉइंट P पर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये हो जाएगा आपके पास E2 इज इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज हो जाएगा Q अपॉन में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी सेम होगी जितनी डिस्टेंस आपके पास ये थी, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट और उसका हो जाएगा स्क्वायर। डायरेक्शन बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, अलोंग, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी B से लेकर P की तरफ, अलोंग B पे। ठीक, अब हम एक काम कर सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा और इस वाले स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो आप इसको काट के दिखा सकते हैं अगले स्टेप में। ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास E1 और E2 कितना आ जाएगा, E1 हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और E2 हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आप देख रहे हो कि E1 और E2 की वैल्यू आपस में क्या आ रही है, बराबर, तो हम बोल सकते हैं कि E1 जो है वो किसके बराबर है, E2 के बराबर है। इसलिए जब हमने यहाँ पर देखा था तो E1 और E2 जो थे वो आपस में बराबर आ रहे थे, साइन तो खैर आपस में बराबर ही हैं, इसलिए वो वर्टिकली अपोजिट होने के कारण एक दूसरे से क्या हो जा रहे थे, कैंसिल हो जा रहे थे। जबकि जो इफेक्टिव नेट इलेक्ट्रिसिटी है वो एक ही डायरेक्शन में होने के कारण E1 cos थीटा और E2 cos थीटा हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी दे रहे थे। यही हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, अभी हम E1 और E2 निकाल चुके हैं, हम क्या करते हैं, टोटल हमारा जो E है वो निकालते हैं। तो देखो E कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा E1 cos थीटा। ठीक है, E1 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 1/4πε0 Q अपॉन, देखो इस बार यहाँ से ये कट गया था तो कितना हो जाएगा आपके पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस इसमें कितना ऐड हो जाएगा, E2 ऐड हो जाएगा और E2 की वैल्यू भी सेम है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा, साथ में यहाँ पर आप देखोगे कितना है आपके पास, cos थीटा और cos थीटा भी है, तो यहाँ पर आप cos थीटा भी लिखते चले, cos थीटा, और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, cos थीटा। देखो ये सेम वैल्यूज़ हैं, दो बार लिखी गई, तो आप क्या कर लोगे, इसको ऐड कर लोगे, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और साथ में कितना आ जाएगा आपके पास, cos थीटा। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि फिर मैं आगे का जो पोर्शन है वो करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया होगा, मैं इसको अब रब कर देता हूँ। आप यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे, अब आगे के बारे में बात करते हैं। देखो E इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें इस cos थीटा की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम इस साइड में निकाल लेते हैं। ये cos थीटा कितना हो जाएगा, आपको ये एंगल दिखाई दे रहा है, थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है। थीटा कितना हो, cos थीटा होता है आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आप इसके हिसाब से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इसी तरह से कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा L और हाइपोटेनियस आपने निकाल रखा है ऑलरेडी, तो बेस आपके पास हो जाएगा कितना, L, और हाइपोटेनियस हमारे पास आ रखा था अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ रख देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये हो जाएगी आपके पास एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर ये वाली बात, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास अंडर रूट है, इस अंडर रूट को आप कितना लिख सकते हो, आप ब्रैकेट बनाकर आप इसको बता सकते हो कि ये पावर कितनी है 1/2। तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करो, देखो ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी है 2 है, 1/2 है। और जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या होता है कि पावर जो होती है अगर बेस एक जैसे होते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो कितना हो जाएगा, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1/2, तो ये जाएगा 2 1 2 और 3/2, यानी आप इन दोनों को मिलाकर 1 लिख सकते हैं। पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट 2/2 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन साथ में क्यू एल आपने कर लिया ये, और ये हो जाएंगे आपके पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर हो गई ये वाली बात, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते हैं, कैसे, ये हो गया आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये जो 2 है इसको अंदर ले जा लेते हैं, कितना हो जाएगा 2L साथ में Q, ये हमने अलग से कर लिया, 2 अंदर लेके 2L, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। देखो 2L इंटू क्यू को आप लिख सकते हो P, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो होता है हमारा डाइपोल मोमेंटम, और नीचे चल रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर, यहाँ तक ये हमारे पास E आ गया, ठीक। और बात करते हैं, अगर हम बात करें, देखो ये हमारे पास डाइपोल हो जाएगा, ये डाइपोल का सेंटर से डिस्टेंस कितना है यहाँ पर इस चार्ज का, तो ये हो जाएगा आपके पास L, और ये देखते हो आप ये कितना हो जाएगा आपके पास R। अगर हम बात करें तो ये R जो है वो इस L के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास ये डाइपोल शॉर्ट हो तो उस वाली कंडीशन में आप इस L को छोड़ सकते हो और आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में कितना रह जाएगा, केवल R रह जाएगा। अगर हम लिखें इफ़ डाइपोल इज़ वेरी शॉर्ट, ठीक है, आप इसका स्क्रीन शॉट लो, फिर इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, तो उस वाली कंडीशन में हम लिखते हैं कि एल स्क्वायर जो है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू आर स्क्वायर। तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, नीचे से एल स्क्वायर, तो हमारे पास ई कितना आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, नीचे आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर, और अब इसकी पावर रह जाएगी 3/2। इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई आपके पास आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। और यही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, कहाँ पर, इस पॉइंट पी पर। तो आपने इक्वेटोरियल पर भी निकाल दिया और दूसरा आपने निकाल दिया है एक्सियल पॉइंट पर भी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर एक छोटी सी चीज़ जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे, आपने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने निकाला था वो था हमारे पास एक्सियल के लिए। तो एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। और जबकि आप देख रहे हो कि ई इक्वेटोरियल के लिए हमारे पास कितनी आई है वैल्यू, तो ई इक्वेटोरियल के लिए हमारे पास वैल्यू आई है 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। हम यहाँ से एक काम करते हैं, ये हमारा ई एक्सियल है, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर कितना बचेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ रह जाएगा पी अपॉन आर क्यूब 2 इंटू, देखो इस वैल्यू को आप कितना लिख सकते हो, जो वैल्यू आपके पास आई है इसको आप लिख सकते हो इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ई इक्वेटोरियल के बराबर है, ठीक है। तो आपके पास इक्वेटोरियल आ जाएगा, और ये आपके पास ई एक्सियल है, और ये भी आपके पास एक यहाँ से रिलेशन तैयार हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी पॉइंट पर एक्सियल कंडीशन में वो डबल होती है, वो 2 गुना होती है किसकी, इक्वेटोरियल की। तो अगर आपसे किसी भी क्वेश्चंस में ये दोनों निकालने के लिए कहा जाता है तो आप सबसे पहले क्या करें, इक्वेटोरियल निकाल लीजिए, और एक्सियल निकालने के लिए केवल उसको डबल मल्टीप्लाई या फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईजिली आपका निकल जाएगा। आप नोट कर लीजिए।